ये उस पहले वीडियो का पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। ये पार्ट 2 में आपको संवेग पढ़ाएंगे। तो संवेग क्या होता है पहले लिखिए। किसी पिंड में उसकी गति की कुल मात्रा उसकी गति की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। किसी पिंड में उसकी गति की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तथा इसकी परिमाप पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल से की जाती है। किसी पिंड में उसकी गति की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी भी पिंड में उसकी गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। इसकी परिमाप पिंड के द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल से की जाती है। जैसे यदि m द्रव्यमान का एक पिंड है, m द्रव्यमान का एक पिंड है, v वेलोसिटी से v वेग से गतिमान है, तो उसका संवेग निकालिए। तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? संवेग को दर्शाते हैं p से। तो क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। एक सदिश राशि है। राशि कैसी है? सदिश राशि है। स्केलर है कि वेक्टर है? बताओ। वेक्टर है। ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या है संवेग का? संवेग का मात्रक हो गया kg मीटर पर सेकेंड। बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? mlt-1। तो ये क्या है पढ़ाया मैंने? संवेग, मास इंटू वेलोसिटी। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो संवेग को ही बता रहा है। न्यूटन का दूसरा नियम यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है ये समझते हैं। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम कह रहा है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के परिवर्तन से अनुक्रमानुपाती होती है और आरोपित बल की दिशा में होती है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की जो दर है, संवेग में परिवर्तन की दर, वो आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है और आरोपित बल की दिशा में होती है। तो इसको पहले अच्छे से डिराइव करेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है? फोर्स का परिभाषा देता है। जैसे माना कि एक पिंड पर आरोपित बल क्या है? F।
F है और पिंड का संवेग कितना है, और पिंड का संवेग कितना है, पिंड का संवेग है p, पिंड का संवेग p है। ओके, एक पिंड है उस पर आरोपित बल क्या है, F है और पिंड का संवेग p है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या होगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, F जो है वो क्या हो जाएगा, F जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, dp अपॉन dt हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट लाना है तो k कांस्टेंट लाएंगे dp अपॉन dt, तो ये k क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, ये k हो गया। ओके, तो अब f जो है वो क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt, f जो है वो dp अपॉन dt है। जो f है वो p के लिए लिखेंगे क्या, अगर f को हम dp अपॉन dt लिखते हैं तो d अपॉन dt ऑफ mv, क्योंकि p संवेग का फॉर्मूला आपको पता है, p बराबर mv, तो p के जगह पे mv लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो ये f, इसका डिफरेंशिएशन करो तो m d अपॉन dt v। तो आगे देख, तो क्या है, f बराबर हो गया m dv अपॉन f क्या हो जाएगा, m जो बाहर निकला है, फिर dv अपॉन dt। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये dv अपॉन dt को हम a लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ma। तो इसी से फॉर्मूला आया, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, f बराबर ma। न्यूटन का दूसरा नियम फोर्स का परिभाषा देता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 1 न्यूटन कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन, ये याद रखना है आपको। अब है इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में, आवेग, आवेग क्या है, आवेग कहते हैं किसी वस्तु पर बहुत कम समय में, बहुत कम समय लगने वाले लगने वाले बल के कुल प्रभाव को बल का आवेग इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। किसी वस्तु पे बहुत कम समय में लगने वाले बल के प्रभाव को इम्पल्स कहते हैं। और इसकी जो माप है, इसकी माप औसत बल तथा समय के गुणनफल से की जाती है। कैसे, देखो, I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स जो लगा है और टाइम। अब है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता रहा हूँ। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, प्रत्येक क्रिया के परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है, होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे ये दीवार है, इस पे मैंने फोर्स लगाया तो ये दीवार भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। यही है न्यूटन की गति का तीसरा नियम।